खोल दे पंख मेरे कहता ये परिंदा है, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। नमस्कार मित्रों, ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए दो चीजें जो सबसे महत्वपूर्ण है और उसका आपको इंतजार भी काफी लंबे समय से है। पहली तो आपके ग्राम विकास अधिकारी मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम और दूसरा है रिजल्ट का इंतजार। तो मित्रों, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने से पहले हमारे पास में उसका पाठ्यक्रम और एग्जाम का पैटर्न होना बेहद जरूरी है। अगर वही चीज हमारे पास में नहीं होती है तो हम किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की अच्छी तरीके से तैयारी है वो सिस्टमेटिक ढंग से नहीं कर पाते हैं। और आप लोगों के काफी मैसेजेस भी आ रहे हैं कि सर मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या रहेगा, हम क्या पढ़े, किस प्रकार से अपनी तैयारी है वो जारी रखें। पता नहीं कब रिजल्ट जारी होगा। रिजल्ट जारी हो भी गया तो भी जब तक सिलेबस हमारे सामने नहीं आता है तब तक हम परीक्षा की तैयारी है वो अच्छी तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपके साथ ग्राम विकास अधिकारी मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम के बारे में डिस्कस करेंगे। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की जो स्कीम होती है, उसका पाठ्यक्रम होता है, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, ये जो सारी की सारी चीजें हैं ये डिफाइन कौन करता है, पहले तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए। तो मित्रों, हमारे राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, ये दो रिक्रूटमेंट एजेंसी भी इनको कह सकते हैं, बोर्ड और आयोग। राजस्थान में किसी भी डिपार्टमेंट को कोई भी वैकेंसी निकालनी होती है, अपने डिपार्टमेंट में लोगों को, योग्य लोगों को नियुक्त करना होता है, तो संबंधित डिपार्टमेंट कांटेक्ट करता है किससे? रिक्रूटमेंट एजेंसी से। और ये एजेंसी सफल अभ्यर्थियों को एग्जाम के माध्यम से संबंधित डिपार्टमेंट को उपलब्ध करवाते हैं। इनका कार्य बस इतना है। तो अगर बात करें ग्राम विकास अधिकारी की, तो ग्राम विकास अधिकारी के लिए जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है राजस्थान सरकार का, पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्रालय, इसी के माध्यम से इनके जो सेवा रूल्स है, सर्विस रूल्स है, इसी के आधार पर ग्राम विकास अधिकारी का सिलेबस डिफाइन होता है, उसके क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो चीजें डिफाइन होती है। इसी प्रकार से ठीक बात करें पटवारी के बारे में, तो पटवारी का जो रेवेन्यू बोर्ड अजमेर है ये हेड डिपार्टमेंट है और इसी के द्वारा जो सर्विस रूल वगैरह जारी होते हैं उसी सर्विस रूल के अकॉर्डिंग आपकी पटवारी की परीक्षा होती है। पटवारी के अगर पाठ्यक्रम की बात करें तो 2015-16 में जो पटवारी का एग्जाम हुआ था, मेंस और प्री, वो एग्जाम और वर्तमान में जो एग्जाम हुआ है, इस एग्जाम में इसके पाठ्यक्रम में काफी कुछ अंतर आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि पिछला जो पटवारी का पाठ्यक्रम था उस पाठ्यक्रम के बाद में 2019 में पटवारी के जो सेवा रूल्स है उसमें राजस्व मंडल ने चेंज किया था, बदलाव करके एक नया पाठ्यक्रम दिया था। लेकिन ग्राम विकास अधिकारी का 2016 का एग्जाम पैटर्न भी सेम था और 2021 का भी एग्जाम पैटर्न सेम था। क्योंकि ग्राम विकास अधिकारी के लिए जो सर्विस रूल्स है उसमें अभी तक किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं किया है। चेंजेस जरूर किया है 2019 में, जो धारा 89 है उसमें पहले ग्राम सेवक और ग्राम सेविका का नाम आता था, ठीक है। उस ग्राम सेवक ग्राम सेविका के स्थान पर उसको प्रतिस्थापित करके ग्राम विकास अधिकारी नाम चेंज किया है, लेकिन उसके पाठ्यक्रम में किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं किया है। इसीलिए अगर बात करें ग्राम विकास अधिकारी की मुख्य परीक्षा की, तो मित्रों आपका जो प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम था 90% यकीन मानिए कि यही पाठ्यक्रम आपका रहने वाला है। अगर बोर्ड थोड़ी सी बच्चों के प्रति सद्भावना दिखाए तो ये कर सकते हैं कि जो चीजें अस्पष्ट हैं, विस्तृत रूप से डिफाइन नहीं की गई है, उनको थोड़ा सा डिफाइन करके दे दे, ये हो सकता है। बाकी लगभग लगभग आपकी सेम ही चीजें रहने वाली है, क्योंकि बोर्ड इसमें ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकता है।
जो पाठ्यक्रम होता है, जो एलिजिबिलिटी होती है, वो राजस्थान सरकार के सेवा नियमों के तहत ही होती है। ठीक है, तो मैं आपको आज के इस वीडियो में ग्राम विकास अधिकारी के मुख्य परीक्षा के लिए विस्तृत पाठ्यक्रम को आपके साथ में शेयर करूंगा। यह पाठ्यक्रम किसी राजस्थान के बोर्ड के द्वारा जारी किया हुआ नहीं है, किसी भी प्रकार का आधिकारिक पाठ्यक्रम नहीं है। आप ये दावा करने लग जाए कि आपने जो बताया है ये एक ऑफिशियल पाठ्यक्रम है, ये बिल्कुल नहीं है। यह पाठ्यक्रम ग्राम विकास अधिकारी के प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम को मद्देनजर रखते हुए प्रारंभिक परीक्षा और 2016 के पेपर को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके पढ़ने के सहूलियत के लिए विस्तृत रूप से आपके सामने रखा है। अगर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड मुख्य परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम जारी कर भी दे जो प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम की तरह ही हो, ज्यादा स्पष्ट ना हो, तो यह पाठ्यक्रम आपको दशा और दिशा बदलने, आपकी दशा और दिशा बताने में काफी महत्वपूर्ण सिद्ध होगा, क्योंकि इसमें मैंने प्रत्येक चीजों को विस्तार से देने का प्रयास है वो किया है। अगर विस्तृत पाठ्यक्रम में राजस्थान के इतिहास, कला और संस्कृति को देखा जाए तो आपको इस पाठ्यक्रम को बेस मान करके मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी है। ये जो टॉपिक है 1 नंबर पर दे रखा है, राजस्थान के प्रमुख राजवंश, मुगल राजपूत का क्या संबंध था, प्रसिद्ध राजस्थानी योद्धा और उनकी महत्वपूर्ण क्या क्या उपलब्धियां रही है, उनके क्या क्या अचीवमेंट है। दूसरी बात करें राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, संत संप्रदाय एवं लोक देवियां, इसमें राजस्थान के साथ ही साथ आपको भारत के धार्मिक आंदोलनों के संबंध में भी जानकारी रखनी है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखनी है। राजस्थानी भाषा एवं साहित्य, प्रमुख राजस्थानी कृतियां, क्षेत्रीय बोलियां और प्रमुख राजस्थानी कवि व साहित्यकार। इसके साथ में आपको जो भारत की महत्वपूर्ण साहित्यिक ग्रंथ है उन पर भी थोड़ा सा आपको पढ़ाई करनी है, कमांड रखना है। इसके अलावा राजस्थानी स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं, किले, स्मारक संरचना, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल के साथ साथ में भारत के ऐतिहासिक स्मारक, धरोहर और साहित्यिक कृतियों पर भी आपको फोकस करना है। राजस्थान के जो प्रमुख मेले हैं, त्योहार है, लोक संगीत, लोक नाट्य, लोक नृत्य और वाद्य यंत्र, और विशेष तौर पर जो कि जनजातीय राजस्थान की जो ट्राइब है, जनजाति है, उनसे संबंधित रखने वाले आपको कौन कौन से मेले हैं, कौन कौन से लोक नृत्य, लोक नाट्य है, कौन कौन से वाद्य यंत्र है, उन पर आपको फोकस करना है। इसके अलावा जो राजस्थान की संस्कृति है, परंपरा, विरासत, राजस्थान में जो प्रचलित रूढ़ियां है, इसके अलावा महिला और पुरुषों के द्वारा जो परिधान पहने जाते हैं, वस्त्र पहने जाते हैं, जो आभूषण पहने जाते हैं, वो आपको पढ़ने हैं। राजस्थान की प्रमुख चित्र शैलियां पढ़नी है आपको, और राजस्थान की हस्तशिल्प कला के संबंध में आपको जानकारी होना जरूरी है। इसके अलावा राजस्थान के प्रमुख जो व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है, और राजनीतिक जागरण में उनकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका रही, इसके बारे में पढ़ना है, और वो भी महिलाओं के विशिष्ट संदर्भ में होनी चाहिए। इसके अलावा राजस्थान की जो रियासतें हैं, ब्रिटिश संध्या हुई थी 1817-18 वाली, और 1857 का जन आंदोलन हुआ था, क्रांति हुई थी, इसके बारे में आपको पढ़ना है। और राजस्थान का एकीकरण, प्रजामंडल आंदोलन, प्रमुख कृषक और जन आंदोलन, ये राजस्थान की इतिहास, कला, संस्कृति और साहित्य के अंतर्गत आपको अगर इतनी चीज आप अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो यकीन मानिए कि ग्राम विकास अधिकारी के मुख्य परीक्षा का कैसा भी पाठ्यक्रम आए, आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अब बात करते हैं राजस्थान के भूगोल और अर्थव्यवस्था की। तो इसमें आपको राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं वो पढ़ने हैं। अरावली, पूर्वी मैदान, हाड़ौती का पठार, ये जो भौतिक प्रदेश हैं, इसमें अरावली की प्रमुख पर्वत चोटियां हैं, पश्चिमी मरुस्थल में कितनी क्या जनसंख्या पाई जाती है, उनकी मेन फीचर क्या है। दक्षिण पूर्वी की बात करें तो आपकी जो बेडलैंड टोपोग्राफी वगैरह है, ये चीजें आपको अच्छे से तैयार करना है। राजस्थान की जो क्लाइमेट है, जलवायु है, और थॉर्नवेट्रिवार्था, कोपेन, इन्हें वैज्ञानिकों के आधार पर जो जलवायु का वर्गीकरण किया गया है, जलवायु प्रदेशों का, वो आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। इसके अलावा राजस्थान में जो सोयल है,
और उनका जो वैज्ञानिक क्लासिफिकेशन है वो भी आपको पढ़ना है, एंटीसोल, इंसेप्टिसोल इत्यादि। राजस्थान की जो प्राकृतिक वनस्पति है, पर्यावरण और पारिस्थितिक मुद्दे हैं, वन और वन्य जीवों का संरक्षण है। इसके अलावा जो वन स्थिति रिपोर्ट 2021 नवीनतम जो डेटा है वो आपको पढ़ना है। राजस्थान की जनसंख्या और जनजाति और उनकी अर्थव्यवस्था, राजस्थान के जो प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं जैसे कि खान खनिज, भूमि, जल, पशु और संसाधन। राजस्थान में बेरोजगारी है, गरीबी है, सूखा, अकाल की समस्या है। राजस्थान में जो डेजर्टिफिकेशन की समस्या है, मरुस्थल और बंजर भूमि विकास के लिए क्या क्या प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं वो आपको नवीनतम योजना के संबंध में जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा राजस्थान में जो कृषि जलवायु प्रदेश, राजस्थान की खाद्य एवं वाणिज्यिक फसलें और राजस्थान में जो औद्योगिक विकास है, राजस्थान की मुख्य सिंचाई परियोजना है, ये चीजें आपको राजस्थान के संबंध में पढ़ना है। दूसरी बात रहती है कि राजस्थान की जो आर्थिक समीक्षा है उनमें से क्या पढ़े, तो यहाँ पर जो टॉपिक दे रखा है उसमें आपको आर्थिक समीक्षा को समाहित करना है। जैसे कि राजस्थान में कृषि दे रखी है तो कृषि से संबंधित जो आर्थिक समीक्षा में जो डेटा दे रखा है वो आपको तैयार करना है। अब आपके ये भी डाउट है कि सर फरवरी में तो इकोनॉमिक रिव्यू नया आ जाता है, तो पहले वाला पढ़े या फिर नए वाला। तो आपने प्रारंभिक परीक्षा के लिए पहले वाला तो पढ़ ही रखा होगा, एक बार आप पहले वाले का और रिवीजन कर दीजिए। और जैसे ही फरवरी का नया इकोनॉमिक रिव्यू आता है तो उसमें जो नए डेटा आते हैं तो वो भी आपको पुराने के साथ में मिल करके आपको तैयार करना है। क्योंकि कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि 2000 जो आपकी 21-22 है, इस आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2020-21 में पर्टिकुलर जो फसल है, जो भी चीजें हैं उनकी क्या स्थिति रही है, तो आपको कंपेरेटिवली तुलनात्मक रूप से ये चीजें पूछी जा सकती है। इसीलिए जिस परीक्षा के पास में अगर इकोनॉमिक रिव्यू आता है उसके 1-2 महीने पहले आता है, जहां पर हमें बिल्कुल भी रिस्क ना लेते हुए दोनों सालों के इकोनॉमिक रिव्यू से संबंधित डेटा को ध्यान में रखना होता है। और ग्राम विकास अधिकारी के लिए आपको इकोनॉमिक रिव्यू पूरे पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको राजस्थान के उद्योगों से संबंधित, राजस्थान की जो ऊर्जा है उनसे संबंधित, राजस्थान में जो कृषि है, पशुपालन है, वन संपदा है, उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण कुछ डेटाज हैं जो कि 2-4 पेज में सिमट जाते हैं, इतनी चीजें आपको ध्यान में रखना है। ज्यादा आपको इकोनॉमिक रिव्यू विस्तृत रूप से पढ़ने की कोई आवश्यकता है नहीं। ठीक है, तो ये राजस्थान के भूगोल की, राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति की बात हो गई जो आपके ग्राम विकास अधिकारी मुख्य परीक्षा के लिए है। राजस्थान की राज्य व्यवस्था की बात करें तो राजस्थान में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, विधानसभा और उच्च न्यायालय यानी कि राजस्थान की जो राजनीतिक व्यवस्था है इसके संबंध में आपको तैयारी करनी है। जिला प्रशासन, तहसील, स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज संस्थाएं। इसके अलावा जो प्रमुख राजनीतिक संस्था है जैसे कि राजस्थान लोक सेवा आयोग है, मानवाधिकार आयोग है, निर्वाचन आयोग है, महिला आयोग है, सूचना आयोग है, लोकायुक्त है, इसके बारे में भी आपको पढ़ाई है वो करनी है मुख्य परीक्षा के लिए। अब बात करते हैं भारत और विश्व भूगोल की। तो भारत के भूगोल के अंतर्गत जो भारत के वन्य जीवन है और भारत की जो पारिस्थितिकी है, जिसमें विशेष तौर पर जो भारत के राष्ट्रीय उद्यान है, जीवमंडल निश्चय है, बायोस्फीयर रिजर्व, इसके अलावा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है जो कि करंट में काफी चर्चा में रहे हैं वो आपको पढ़ने हैं। और जैसे ही आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो करंट अफेयर्स में कुछ चीजें हमेशा चर्चा में रहती है। कुछ वन्यजीव अभ्यारण्य हो गए, टाइगर रिजर्व हो गए, राष्ट्रीय उद्यान हो गए, तो वो आपको कहाँ पर लोकेटेड है उसके बारे में इतनी भी अगर आपके पास में जानकारी रहती है तो आप इसमें भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा भारत के प्रमुख जो कृषि आधारित उद्योग हैं, वृहद उद्योग भारत में जो फसलें पाई जाती हैं, इसके अलावा नदी घाटी और बहुउद्देशीय परियोजना है जैसे भाखड़ा नागर बहुउद्देशीय परियोजना हो गई। इसके अलावा भारत की जो प्रमुख जनजाति है और उनकी क्या अर्थव्यवस्था है, इसके संबंध में आपको ऊपरी ऊपरी तौर पर थोड़ा थोड़ा ज्ञान है वो होना जरूरी है। और विश्व की बात करें तो ये 5-6 नंबरों का आपका होता है विश्व की विस्तृत भौतिक विशेषता, जिसमें महत्वपूर्ण स्थान, पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, महासागर, महाद्वीप, ये जो चीजें हैं, पर्टिकुलर महाद्वीप की जो ऊंची चोटी कौन सी है, इनसे संबंधित काफी बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये आपको भारत और विश्व भूगोल के संबंध में ध्यान में रखना है।
इसकी बात करें कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान, तो कंप्यूटर के बुनियादी ज्ञान में आपको कंप्यूटर के जो विकास क्रम है, इसकी जो प्रमुख 5 पीढ़ियां हैं, प्रत्येक जो पीढ़ी है उस पीढ़ी में उसकी क्या महत्वपूर्ण विशेषता है, उस पीढ़ी में सॉरी उस पीढ़ी में कौन कौन से जो कंप्यूटर है वो प्रयोग में लाए गए थे, ये चीजें आपको पढ़नी है। कंप्यूटर के जो प्रकार होते हैं, उसके इनपुट आउटपुट जो यूनिट्स होती हैं, इसके अलावा कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, एमएस ऑफिस में विशेष तौर पर एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इनसे संबंधित शॉर्टकट जो कीज क्या है वो आपको ध्यान में रखनी है। ऑपरेटिंग सिस्टम का आपको ज्ञान होना चाहिए, और इंटरनेट में विशेष तौर पर जो ईमेल है, इसके अलावा इंटरनेट के संबंध में जो भी नए नए नवाचार है, कुछ करंट अफेयर से जुड़े भी चीजें हैं, वो भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात करें सामान्य हिंदी व्याकरण की, तो सामान्य हिंदी व्याकरण में बेसिकली जो संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि, मुहावरे और लोकोक्तियां, पर्यायवाची विलोम शब्द युग में, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, इसके अलावा पारिभाषिक शब्दावली, इन चीजों पर आपकी फोकस है वो बहुत ही अच्छी तरीके से होनी चाहिए। इंग्लिश ग्रामर की बात करें तो इंग्लिश ग्रामर में ये जो चीजें हैं, टेंसेज है, वॉइस है, नरेशन है, आर्टिकल्स, डिटर्मिनर्स, प्रीपोजिशंस, इसके अलावा मॉडल्स भी आपको थोड़े से पढ़ लेने हैं। डिग्री यानी कि कंपेरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ये जो डिग्री है वो ज्ञान होना चाहिए आपके अंतर्गत। इसके अलावा जो सेंटेंस का करेक्शन है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के आधार पर या फिर डिग्री के आधार पर, ये चीजें आपको तैयार करनी है। ग्लोजरी ऑफ टेक्निकल टर्म्स हालांकि प्री परीक्षा में नहीं पूछे गए थे, फिर भी आपको टेक्निकल जो टर्म्स है, ग्लोजरी ऑफ टेक्निकल टर्म्स यानी कि पारिभाषिक शब्दावली है, वो आपको तैयार कर ही लेनी चाहिए। सिनोनिम, एंटोनिम्स, वन वर्ड, प्रोवर्ब, इडियम एंड फ्रेजेज, ये चीजें आपको इंग्लिश में तैयार करनी है। साधारण और मानसिक योग्यता की बात करें तो मित्रों, ये जो मैंने 20-21 टॉपिक है वो चुने हैं, साधारण, मानसिक योग्यता, तर्क शक्ति और विश्लेषणात्मक योग्यता से संबंधित, ये आपको तैयार करने हैं। और गणित से संबंधित इतना अगर आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि आप मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं। हालांकि अगर गणित के प्रारंभिक परीक्षा में स्टैंडर्ड को देखा जाए तो काफी उन्होंने जो कहा था कि 10th स्टैंडर्ड रहेगा, उससे काफी ऊपर चला गया था। फिर भी आपको इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार के जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कोई भी स्टूडेंट है वो सही नहीं कर पाता है, और आपको भी उससे ज्यादा कोई नुकसान होने वाला है नहीं। आपको जो बेसिक न्यूमेरिक जो चीजें हैं, प्रतिशत, औसत, वर्ग, घनमूल, लाभ, हानि, अनुपात, समानुपात, ब्याज वगैरह, इसमें अगर आप प्रश्न गलत कर देते हैं तो आपको नुकसान है, क्योंकि मोस्ट जो ज्यादातर स्टूडेंट है वो इन प्रश्नों को सही करते हैं और आप वहां पर गलत कर देते हैं, तब आपका नुकसान है। और अगर बहुत से स्टूडेंट ऐसे कुछ प्रश्न आते हैं जो काफी हाई लेवल के रहते हैं, और कोई भी स्टूडेंट्स, नाम मात्र के स्टूडेंट मानो 1-2% उन्हें सही कर पाते हैं, तो फिर आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये जो पाठ्यक्रम हो गया, इसके अलावा मैंने आपको इसमें करंट अफेयर्स के बारे में बताया नहीं। तो आप सभी को पता है कि करंट अफेयर्स तो पूछा ही जाएगा। मुख्यतः जो स्पोर्ट्स से संबंधित गतिविधियां हैं, भारत और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण जो पर्सनैलिटी है, जो चर्चा में रहे हैं मुद्दे, वो आपको करंट अफेयर्स तैयार करना है। और करंट अफेयर्स आप जून जुलाई 2021 से लगा करके जब तक आपकी परीक्षा हो जाती है, उससे लगभग 15-20 दिन पहले का करंट आपको तैयार करना है। और अगर बात करें मुख्य परीक्षा कब क्या होगी, तो लगभग फरवरी में इन्होंने जो डेट दी है, वहां तक तो अगर रिजल्ट आ जाता है तो भी आपके लिए अच्छी बात है। इसीलिए फरवरी में किसी भी तरह से एग्जाम कंडक्ट करवाना पॉसिबल नहीं है। मार्च में भी संभावना कम ही लग रही है, और अगर कोविड नियंत्रित हो जाता है, इसमें ज्यादा कुछ आगे इसका फैलाव इतना नहीं होता है, सब कुछ ठीक ठाक रहता है, तो अप्रैल के महीने में आपकी मुख्य परीक्षा आयोजित है वो करवाई जा सकती है। तो हमने इस मुख्य परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज, जो आपको ये जो टॉपिक बताए हैं, इन्हीं टॉपिक पर आधारित टेस्ट सीरीज भी हमने स्टार्ट की है। इसमें टोटल
29 टेस्ट होंगे, जो कि अभी जो मैंने आपको सिलेबस बताया है उस सिलेबस पर आधारित होगी। और प्रत्येक जो टेस्ट है उसके बीच में 2-3 दिनों का गैप होगा, ताकि आप उसकी अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सके, उसके बाद में टेस्ट के माध्यम से अपना परीक्षण है वो कर सके। और हमने जो प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज जो स्टार्ट की थी, उस टेस्ट सीरीज से आपकी प्रारंभिक परीक्षा में हूबहू प्रश्न आपको देखने को मिले थे। हालांकि जो टेस्ट सीरीज में हमने रीजनिंग और मैथ्स के सवाल है वो नहीं इंक्लूड किए थे, और इस बार भी ये इंक्लूड नहीं होगा केवल, और जीके जीएस हिंदी इंग्लिश की हमारे टेस्ट सीरीज है वो रहेगी। और जिसने भी प्रारंभिक परीक्षा की पहले टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी उन सभी के लगभग 60, 65 और 70 के आसपास में मार्क्स है वो देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि ये जो जीके वाला जो मैटर ओम डिजिटल स्टडी के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है, निस्संदेह अगर आप इसको लेकर काफी गंभीरता से इसका अध्ययन करते हैं, ये चीजें अच्छी तरीके से आप तैयार कर लेते हैं, तो फिर जीके में, हिंदी में, इंग्लिश में आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। और अगर बात करें आपके रीजनिंग मैथ्स की, तो इनमें इस प्रकार से जो लेवल था वो दे रखा था कि कितना भी आप पढ़ लो वो प्रश्न आप अच्छी तरीके से सॉल्व कर ही नहीं सकते। और अगर मैंने आपको पहले भी कहा था कि राजस्थान जीके का, हिंदी इंग्लिश का अगर कितना भी स्टैंडर्ड बढ़ा दिया जाए, अगर आप मेरे द्वारा, हमारे इस प्लेटफॉर्म के द्वारा जो आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है, उस कंटेंट को अच्छी तरीके से आप पढ़ लेते हैं, चाहे किसी भी प्रकार से तोड़ मरोड़ के आपके सामने चीजें पेश करें, आप किसी भी प्रकार से नुकसान की स्थिति में नहीं होंगे, आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। और ठीक वही हुआ। और मुख्य परीक्षा के लिए भी हमने उसी प्रकार से सेक्शनल टेस्ट, टॉपिक टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट रखे हैं, ताकि पर्टिकुलर जो एक एक टॉपिक है, एक एक सब्जेक्ट है, उसके माध्यम से उसके बारे में आपको बहुत ही अच्छा क्वालिटी वाला कंटेंट उपलब्ध करवाया जाए। मेरा ध्येय ये रहता है कि आप सबसे पहले उस कंटेंट को अपने पास में जो रिसोर्सेज है, जो आपके पास में स्टडी मटेरियल है, उसके माध्यम से तैयार करें। उसके 1-2 दिन बाद में ओम डिजिटल स्टडी एप्लीकेशन के माध्यम से आप उस टेस्ट, उस टॉपिक से संबंधित टेस्ट को दीजिए, तो आपको भी पढ़ने में भी मजा आएगा। और जिस चीज में जो हम पढ़ते हैं उसमें अगर हमें उत्सुकता रहती है, तो उत्सुकता हमेशा क्या है, बोरियत को कम करती है, और यही पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है। आप जब भी पढ़ते हैं तो आपको लगेगा कि कल परसों हमारा टेस्ट है, उस टेस्ट में हमें बहुत ही अच्छा स्कोरिंग करना है, अच्छा प्रदर्शन करना है। इसके लिए आप पहले बहुत ही उत्सुकता के साथ में उस टॉपिक को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग के साथ में पढ़ेंगे, तो आपके जो पढ़ने का जो लेवल है वो भी कुछ और ही होगा। और हमारे जो मोबाइल एप्लीकेशन पर जो भी कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है वो पूरी तरह से एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट रहता है। और मैं भीड़ में किसी भी प्रकार का विश्वास नहीं करता। जो भी कंटेंट अच्छी तरीके से क्वालिटी वाला जब हमारे पास में तैयार हो जाता है, उसके बाद में ही टेस्ट सीरीज का अनाउंसमेंट होता है। आप देख सकते हैं कि बहुत से आपको ऐसे प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे जो सीधे ही कोई भी वैकेंसी आती है तो आनंद फानंद में उसकी टेस्ट सीरीज, कोर्सेज वगैरह लॉन्च कर देते हैं। ये आपने इस प्लेटफॉर्म पर कभी नहीं देखा होगा। सबसे पहले हम उस पर्टिकुलर एग्जाम के, उसके पाठ्यक्रम के बारे में पूरी तरह से उसके पाठ्यक्रम को समझते हैं, उस पाठ्यक्रम के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं, और उसके बाद में हम टेस्ट सीरीज एक सिस्टमेटिक वे के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, ताकि केवल और केवल आप इस प्रकार की टेस्ट सीरीज के माध्यम से भी बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आपने 10-15 हजार रुपए देकर मुख्य परीक्षा के लिए आप कोर्स लेते हैं, प्रारंभिक परीक्षा के लिए आप कोर्स लेते हैं, वो कोर्स आपके लिए इतना फ्रूटफुल नहीं रह पाता है जितनी कि ये हमारे टेस्ट सीरीज की क्वालिटी। तो चलिए ज्यादा समय गमाए आपको इस टेस्ट सीरीज के बारे में जानकारी दे देते हैं। इसमें मित्रों एक निर्धारित शेड्यूल के आधार पर इस प्रकार से आपको टेस्ट मिलेंगे। स्टार्टिंग का जो पहला टेस्ट है वो आपको 18 जनवरी 2022 से स्टार्ट हो जाएगा।
इस टेस्ट में राजस्थान के इतिहास से संबंधित जो मैंने अभी आपको टॉपिक बताए थे सिलेबस में, उसके आधार पर जो पहला टेस्ट है वो हमारा होगा, जिसमें राजस्थान के प्रमुख राजवंश, मुगल राजपूत संबंध, प्रसिद्ध राजस्थानी योद्धा व उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियां, राजस्थान की रियासतें, ब्रिटिश संधियां और 1857 की क्रांति, इनसे संबंधित आपको 50 प्रश्न है वो टेस्ट में देखने को मिलेंगे। प्रत्येक प्रश्न विस्तृत व्याख्या के साथ में उपलब्ध होगा। सेकंड नंबर टेस्ट इसके 2 दिन बाद में 20 जनवरी को आयोजित होगा, जिसमें कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान रहेगा। इसमें भी पूरा कंप्यूटर नहीं होगा, कंप्यूटर के विकास क्रम और पीढ़ियां, इनपुट आउटपुट और कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। इसके बाद में विश्व का भूगोल 50 प्रश्न 23 जनवरी को, सामान्य हिंदी व्याकरण के कुछ टॉपिक 4 टॉपिक होंगे, 50 प्रश्न होंगे 25 जनवरी को। राजस्थान की राज्य व्यवस्था के ये कुछ टॉपिक 27 जनवरी को। इसके बाद में बेसिक इंग्लिश ग्रामर के ये 4 टॉपिक 30 जनवरी को। करंट अफेयर से 100 प्रश्न होंगे 2 फरवरी को। राजस्थान की लोक संस्कृति से संबंधित इस टॉपिकों पर 6 जनवरी को 50 प्रश्नों का टेस्ट होगा। इसके बाद में कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान फिर आ गया। राजस्थान की राज्य व्यवस्था, इस टेस्ट में राजस्थान की प्रमुख संस्थाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि इस प्रकार से आपके जो पाठ्यक्रम है उनका इस प्रकार से डिवीजन किया गया है ताकि आप प्रत्येक चीजों को एक निर्धारित शेड्यूल के अनुसार तय समय में अच्छी तरीके से आप पढ़ें। पढ़ने के बाद में आप टेस्ट देवें, और जहां पर पॉसिबल होगा कि पर्टिकुलर टेस्ट में थोड़ा कंटेंट ज्यादा है तो वहां पर आपको प्रश्नों की संख्या बढ़ी हुई भी मिल सकती है। 50 की जगह किसी टेस्ट में आपको 100 प्रश्न भी मिल सकता है। जिस प्रकार से प्रारंभिक परीक्षा की हमने टेस्ट सीरीज डाली थी उसमें जो टॉपिक वाइज 100 प्रश्न थे, लेकिन कुछ टॉपिक मुझे लगा कि इसमें आपको और भी कुछ चीजें डालनी चाहिए, तो प्रश्नों की संख्या 100 से 120 भी हो गई थी। इसीलिए इस टेस्ट सीरीज में भी कुछ टेस्ट में आपको प्रश्नों की संख्या 50 से 100 भी मिल सकती है, लेकिन मैं किसी भी बंधन में आना नहीं चाहता। कोई भी टेस्ट हो उसमें अगर मैं यहाँ पर 100 प्रश्नों की संख्या लिख दूं, और कुछ टेस्ट ऐसे हैं जिसमें 100 प्रश्न देने का कोई औचित्य नहीं है, 50 प्रश्न भी उनके अच्छी तरीके से उनके साथ में व्याख्या, उसका विश्लेषण है वो करके दे दिया जाए तो 50 प्रश्न ही सुफिशियंट है, 100 प्रश्न डालने की आवश्यकता नहीं है। फिर आप मैसेज करेंगे सर आपने तो 100 बोला था और 50 प्रश्न ही दिए। तो इस प्रकार के किसी भी जो आपके संशय है इसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता, इसलिए यहाँ पर 50 प्रश्न दिए हैं, लेकिन किसी टेस्ट में आपको 100 प्रश्न भी मिल सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें ये जो टॉपिक टेस्ट है, टॉपिक टेस्ट के बाद में आपके जो 5 टेस्ट है वो विस्तृत टेस्ट होंगे, यानी कि संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर करेंगे। और ये जो टेस्ट सीरीज है ये आपकी 18 जनवरी से 31 मार्च तक है वो चलेगी, 31 मार्च को कंप्लीट हो जाएगी, और इसकी वैलिडिटी आपका एग्जाम तब तक नहीं हो जाता तब तक रहेगी। और जिन विद्यार्थियों ने प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी थी उन सभी अभ्यर्थियों के लिए इस टेस्ट सीरीज का एक्सेस है वो बिल्कुल फ्री रहेगा। आपको मैंने जो प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज दी थी, हालांकि उसमें मैंने आपको यही कहा था कि इस टेस्ट सीरीज की वैलिडिटी, वैधता आपकी प्रारंभिक परीक्षा तक रहेगी, लेकिन फिर भी आपकी मैसेजेस को, आपके जो हमारे प्रति लगाव, उसको ध्यान में रखते हुए, आपकी इकोनॉमिक समस्या को देखते हुए, हालांकि कोई भी स्टूडेंट ये कहे कि सर मैं बहुत गरीब हूं, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता इतना कुछ, तो ये मेरे सामने इस प्रकार के मैसेज नहीं आने चाहिए। जो आपको हमारी ओर से मदद हो सकती है वो बिना मांगे ही हम आपको दे सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा जिन्होंने ज्वाइन की टेस्ट सीरीज, उसका टेस्ट सीरीज का जो प्राइस था वो 599 रुपये था। उसकी वैधता प्रारंभिक परीक्षा की तिथि तक ही थी, लेकिन मैंने आपको कहा था कि मुख्य परीक्षा तक आपको ये जो टेस्ट सीरीज है वो एक्सटेंड कर देंगे, लेकिन हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में कुछ अपडेट हुए, और अपडेट होने के पश्चात जो प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज थी
वो अवेलेबल नहीं हो पाई, उसको वहां से हटाना पड़ा था कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से। तो ये जो मुख्य परीक्षा की टेस्ट सीरीज है, जिन्होंने प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है, उनको इसमें किसी भी अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा। जिन्होंने भी मुख्य परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी थी, उनको डायरेक्टली इस टेस्ट सीरीज में एक्सेस है वो मिल जाएगा। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा इस टेस्ट सीरीज में आप एनरोल करें, और आप ये ना समझिए कि बहुत से प्लेटफॉर्म्स 100-200 रुपए में, 99 रुपए में टेस्ट सीरीज हमें दे रहे हैं, और 1000-1500 रुपए में तो कंप्लीट कोर्स भी दे रहे हैं। तो ये इस प्रकार का प्रोविजन हमारे इस प्लेटफॉर्म पर कतई नहीं है। जो कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है, उसमें अगर क्वालिटी में कोई दिक्कत आए, जो हम कह रहे हैं उसके वादे में कोई दिक्कत आए, तो आप कह सकते हैं। आपको यह टेस्ट सीरीज जो आप 15,000 10,000 में कोर्सेज परचेज करते हैं, उसका जितना आपको बेनिफिट नहीं मिल पाता है, उससे कहीं ज्यादा आपको इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से बेनिफिट मिलेगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। और इस टेस्ट सीरीज में हमारे जो मोबाइल एप्लीकेशन में 4 जनवरी को अपडेट भी हुआ था। पहले क्या होता था कि कोई भी स्टूडेंट जब टेस्ट देता था, एक बार टेस्ट देने के बाद में वो टेस्ट का सॉल्यूशन देखकर बाहर चला जाता था, तो उस टेस्ट सीरीज, उस टेस्ट का जो रिजल्ट है, उसका पूरा का पूरा रिजल्ट है वो एकदम वहां से हट जाता था, यानी कि सेव कुछ भी नहीं रहता था। आपने कौन से प्रश्न सही किए, कौन से गलत किए, अगर आप बाद में देखना चाहें तो वो सेव नहीं हो पाता था। तो अब की बार क्या होगा, आपके जो आपने पहला जो टेस्ट दिया है उसका रिजल्ट हमेशा हमेशा के लिए सेव रहेगा। आप अगर आज टेस्ट देते हैं, 18 जनवरी को टेस्ट देते हैं, उसी टेस्ट को आप अगर 20 या 25 जनवरी को ओपन करते हैं, तो 18 जनवरी को जो आपने टेस्ट दिया था, वो टेस्ट आपको वहां पर सेव रिजल्ट के रूप में प्रदर्शित होगा। यानी कि पहले वाले टेस्ट में आपने कौन से प्रश्न गलत किए, कौन से सही किए, और उसके बाद में आप अगर टेस्ट को दोबारा देना चाहें तो री अटेम्प्ट का भी वहां पर ऑप्शन है। एक ही टेस्ट को कितनी ही बार दे सकते हैं। और दूसरी, इस जो मोबाइल एप्लीकेशन में ये महत्वपूर्ण फीचर ऐड किया है 4 जनवरी के अपडेट में, कि आप जो भी टेस्ट देते हैं, टेस्ट देने के बाद में एक निर्धारित समय के बाद में आपकी रैंकिंग शो होगी, और टॉप 10 की रैंकिंग ही शो नहीं होगी, बल्कि जितने भी स्टूडेंट ने टेस्ट दिया है उसकी एक पीडीएफ लिस्ट जनरेट होगी, जो आपके सामने टेलीग्राम पर भी आपको शेयर की जाएगी, जिसमें आप देख पाएंगे कि आपने कितने प्रश्न गलत किए, कितने सही किए, नेगेटिव मार्किंग की वजह से आपका कितना क्या लॉस हुआ, वो सारे के सारे आप उसमें देख पाएंगे। तो ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा एक फीचर है। ठीक है। साथ ही साथ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने अगर पहले इस मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर रखा है, ओम डिजिटल स्टडी एप्लीकेशन को, तो आपको प्ले स्टोर पर जाकर अपडेट करना होगा। आप अपडेट करके टेस्ट देंगे, तभी आपको टेस्ट सीरीज की रैंकिंग में, उसके रिजल्ट में जो अपडेट हुआ है उसका बेनिफिट मिल पाएगा। आप अपडेट नहीं करेंगे तो ये लाभ आप नहीं ले पाएंगे। इतना आपको जरूर करना है। बाकी प्ले स्टोर पर जाकर इस मोबाइल एप्लीकेशन का आप रिव्यू और रेटिंग भी जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।